Hello everyone, welcome to the new video. Hardly 50 to 55 days are left for RO प्रीलिम्स और इन्हीं 50 से 55 दिनों में मतलब ये डिसाइड हो जाएगा कि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। क्योंकि आप जो लास्ट के मंथ में जो प्रिपेयर करते हैं वही एक्चुअल में मैटर करता है कि एग्ज़ाम में कितना मतलब एग्ज़ाम के लिए आप कितना रिलेवेंट पढ़ रहे हैं लास्ट के दिनों में या नहीं। अब अभी आप मार्केट में देखोगे, इवन यूट्यूब में देखोगे, बहुत सारी स्ट्रेटेजी वीडियोस और बहुत सारा एनालिसिस वगैरह वो आपको ऑलरेडी कंफ्यूज कर रहा होगा, खासकर जब अगर आप बिगनर्स हैं। तो इसी वीडियो में हम यही देखेंगे कि एक्चुअल में पेपर बनता कैसे है, किस पैटर्न पे पेपर बनता है। मैंने आर का प्रीलिम्स दिया था, मैंने स्टेट पीसीएस के भी कुछ प्रीलिम्स दिए हैं। ऑल्दो आई वॉज नॉट एबल टू क्वालिफाई, और मुझे पता है कहीं ना कहीं मुझे बहुत सारी जो मिस्टेक्स है वो मैंने की थी। तो मैंने हर एक चीज़ को एनालाइज़ किया है। पहले भी जो आप वीडियोस देखोगे उसमें यूपी पीसीएस का जो पैटर्न चेंज हुआ था आर से, दोनों के पेपर्स को मैंने एनालाइज़ किया है, हर सब्जेक्ट को। करंट अफेयर्स का जो लास्ट वीडियो था उसको भी एनालाइज़ किया है। और हमारे पास सिर्फ एक पीवाईक्यू एक रिसोर्स बचता है कि यूपी पीसीएस का जो चेंजिंग पैटर्न है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना। तो आर की अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो 140 मार्क्स है वो जीएस का होता है, 60 मार्क्स हमारा हिंदी का होता है। इस बार 3 घंटे का कंबाइंड पेपर होगा, अलग अलग शिफ्ट में नहीं होगा, ठीक है। तो 200 नंबर का कंबाइंड पेपर होगा। तो सबसे पहला तो टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। 60 नंबर का हिंदी का जो पेपर होता है उसमें अच्छे से अच्छे मतलब लोग 50 से 55 तक का स्कोर अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। तो हिंदी तो एक मेजर रोल है ही। उसके अलावा जीएस को कैसे कंप्लीट करें, क्योंकि बहुत वास्ट है सिलेबस, बहुत वास्ट है। इसमें जीएस है, यूपी पीसीएस में क्या है, थोड़ा मिसलीनियस का थोड़ा वेटेज इतना नहीं होता है, लेकिन इसमें यूपी जी के भी अच्छा खासा पूछा जाता है। अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूं, जैसा पेपर होता है उसमें ज्योग्राफी से लगभग 25 क्वेश्चन आते हैं, 20 से 25 मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं। हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन होते हैं, दैन इकोनॉमी के 15, पॉलिटी के 10, साइंस के 10, इन्वायरमेंट के 5 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 80 टू 85 क्वेश्चन हमारा जो होता है वो होता है हमारा जीएस से, ठीक है, 140 में से। बाकी जो बचे हमारे 50 से 60 मार्क्स वो होता है हमारा मिसलेनियस वाला पार्ट। अगर मैं जीएस की बात करूं, जितना मैंने पेपर को एनालाइज़ किया था और जितना एक बिगिनर के लिए पॉसिबल है क्वेश्चन सोल्व करना, ज्योग्राफी में आप 15 क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, जो इजी पैटर्न पे हैं, आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, बुक्स वगैरह से मिल जाते हैं। हिस्ट्री में आप 20 में से 10 क्वेश्चन कर लेते हैं, इकोनॉमी में 10, पॉलिटी में आप 8 से और इवन पूरे भी क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली लक्ष्मीकांत से उठाए हुए होते हैं। पॉलिटी के जो क्वेश्चन होते हैं वो ईजी होते हैं। इवन पीसीएस में भी जो प्रीलिम्स है, पॉलिटी का जो लेवल है वो थोड़ा ईजी होता है, एक दो क्वेश्चन थोड़ा ऊपर नीचे कई बार हो जाते हैं। साइंस में आप इजीली 5 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, डुएबल होते हैं। इन्वायरमेंट में अगर 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 2 क्वेश्चन आप इजीली डुएबल कर सकते हैं। तो कुल मिला के टोटल 50 क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारा पढ़ने के बाद आप 50 से 55 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपने सारी चीज़ों को अच्छे से कवर किया है, ठीक है। और वही अगर मैं मिसलीनियस की बात करूँ तो मिसलीनियस में हमारे 50 क्वेश्चन होते हैं। उसमें हमारे जैसे कंप्यूटर होता है, एग्रीकल्चर मिनरल डेटा होता है, करंट अफेयर होता है, यूपी की जीके होती है, फिर रीजनिंग मैथ होता है, और कुछ हमारे मिसलीनियस वाले भी टॉपिक होते हैं, ठीक है। अगर मैं पेपर की बात करूँ, ये था हमारा पेपर जो आर वाला उसमें पूछा गया था, 2023 वाला जो था, जो 11 फरवरी को हुआ था, कैंसिल हो गया था। तो ये था हमारा पेपर। इस पेपर को मैंने थोरोली एनालाइज़ किया, इस पेपर को मैं देकर भी आया था, और इसको मैंने बैठकर एनालाइज़ किया कि एक्चुअल में वो कौन से क्वेश्चन हैं जो इजीली डुएबल होते हैं एग्ज़ाम सिचुएशन में, खासकर एक बिगिनर के लिए। अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा है, ठीक है, वो उसके लिए सारे क्वेश्चन इजी होते हैं। उसके लिए तो 25 क्वेश्चन अगर हिस्ट्री के आ रहे हैं, 20-25, तो उसमें से वो लोग बोलते हैं कि 18 से 19 क्वेश्चन इजीली डुएबल होते हैं, और 15 से 16 क्वेश्चन तो घटना चक्र से ही मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप एक्चुअल में देखोगे, घटना चक्र से क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं मिलते हैं। 100 पेज आप तब पढ़ते हो तब जाके आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिलते हैं, वो भी किसी क्वेश्चन का ऑप्शन उठा के क्वेश्चन बना दिया। एक क्वेश्चन में 3-3 स्टेटमेंट होती हैं क्वेश्चन के बना के, जो घटना चक्र से उठाए हुए होते हैं। तो ये सब कहने की बातें होती हैं। और जैसे अगर मैंने ये पेपर देखा तो इसमें मैंने वो सारे क्वेश्चन टिक कर लिए, 50-50 और 40 के पैटर्न में मैंने डिवाइड किया, और उनमें देखा कि इजीली डुएबल क्वेश्चन कौन से हैं जो खासकर बुक से पूछे गए हैं।
और जैसे तो इसमें देखा मैंने राजा राम मोहन रॉय वाला क्वेश्चन इजी था। फिर रीजनिंग वाले क्वेश्चन इजी थे। फिर ये हमारे जो करंट अफेयर के थे ये कुछ क्वेश्चन इजी थे। ऐसे करके मैंने नंदरी की कृषक समृद्धि योजना ये न्यूज़ में थी। फिर मैग्नीज प्रोड्यूसिंग एरिया नॉट लोकेटेड इन कर्नाटक, ये हमारा क्वेश्चन इजी था, डुएबल था। फिर हमारा ये वाला गुप्ता पीरियड का जो ये था एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न, इसको सीक्वेंस में लगाना था, ये क्वेश्चन इजी था। किडनी स्टोन्स आर फॉर्म ड्यू टू, ये इजी क्वेश्चन था, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ऐसे कर करके मैंने सारे क्वेश्चन टिक किए, ठीक है। और फिर मैंने इनको काउंट करना स्टार्ट किया। फिर मैंने जब इनको काउंट किया तो मैंने मतलब जैसे मैंने क्वेश्चन लिख लिए, ठीक है। जो शुरू के 50 क्वेश्चन है मैंने अलग अलग कर लिए कि जो क्वेश्चन स्टैटिक से थे और जो क्वेश्चन मिसलिनियस वाले पार्ट से थे। तो मुझे पता चला कि 50 में से 30 स्टार्टिंग के जो 50 क्वेश्चन है उनमें से 37 क्वेश्चन ईजिली डुएबल थे, ठीक है। उसमें से 18 क्वेश्चन हमारे स्टैटिक से थे और मिसलिनियस वाले जो क्वेश्चन थे जैसे हमारा करंट अफेयर हो गया, मिसलिनियस वाले बहुत सारे एग्रीकल्चर मिनरल डेटा हो गया, यूपीजी के हो गया, वहाँ से हमारे 19 क्वेश्चन थे। फिर दोबारा 50 के बाद मैंने फिर से 50 क्वेश्चन उठाए, उनको मैंने अच्छे से एनालाइज़ किया। और आप खुद भी मतलब पेपर देख सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मेरे हिसाब से ये है। ये देखो मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, मैं एक बहुत बड़ा मतलब टॉपर नहीं हूँ, ठीक है। अगर आप पेपर उठा के सोल्व करेंगे आपको भी पता चल जाएगा कि इतने ही क्वेश्चन डुएबल होते हैं। 50 ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन ईजिली डुएबल होते हैं। 140 क्वेश्चन होते हैं, वहाँ उसमें से 80 to 90 क्वेश्चन ही हार्डली जो होते हैं वो डुएबल होते हैं। उसके बाद लोग जो हैं वो रिस्क लेते हैं, कैलकुलेटिव रिस्क लेना स्टार्ट करते हैं। फिर बाद के जो 50 क्वेश्चन थे उनमें से 29 क्वेश्चन डुएबल थे, जिसमें से 14 क्वेश्चन हमारे स्टैटिक वाले पोर्शन से थे जो बुक जीएस वाला है। देन 15 क्वेश्चन हमारे मिसलिनियस से थे। फिर जो बाद के 40 क्वेश्चन बचे लास्ट वाले, उसमें से 24 क्वेश्चन डुएबल थे, 11 स्टैटिक से थे और मिसलिनियस से थे 13 क्वेश्चन। अगर हम इनका टोटल करते हैं, स्टैटिक हमारा निकल के आया 43 क्वेश्चन, ठीक है, और मिसलिनियस हमारा निकल के आया 47 क्वेश्चन। अब आपको लग रहा होगा कि मिसलिनियस और स्टैटिक तो इक्वल है ना, तो दोनों का जो वेटेज है वो मतलब दोनों का इम्पोर्टेंस इक्वल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखोगे स्टैटिक में आप इतनी सारी बुक्स अच्छे से पढ़ते हो, ठीक है। 80 to 90 क्वेश्चन को आप अच्छे से मतलब 80 to 90 क्वेश्चन के लिए आप इतने सारा स्टैटिक पोर्शन अच्छे से पढ़ोगे। उसके बाद आपको 40 to 45 या कई बार 50 क्वेश्चन आपको इजीली डुएबल मिलेंगे कि भाई आप कर सकते हो, ठीक है, उन पे आप कॉन्फिडेंस ला सकते हो। लेकिन मिसलेनियस में क्या होता है कि अगर उसमें 50 से 60 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो आप कई बार 50 क्वेश्चन 45 से 50 क्वेश्चन आप इजीली डुएबल कर सकते हो विद कॉन्फिडेंस के साथ कि ये मेरा करेक्ट है। क्योंकि आप जैसे सेंसस आया, सेंसस आप पढ़ कर गए, है ना, अब वो सेंसस से कुछ फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन पूछ लेंगे, ऐसा नहीं है वो स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा घुमा के वो लोग पूछ लेंगे। या करंट अफेयर आया, अगर करंट अफेयर आपको आता है, आपने पढ़ा है, अपने करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ के गए हो, तो आप इजीली उसको कर लोगे, अदरवाइज़ आप छोड़ कर आओगे, है ना। लेकिन जीएस में क्या होता है कि हमें लगता है कि ये भी क्वेश्चन हमें पढ़ा हुआ है, तो हम वहाँ पे रिस्क लेना स्टार्ट करते हैं और उससे ज़्यादा क्वेश्चन गलत भी होते हैं, है ना। तो ये हमारा हो गया टोटल 90 क्वेश्चन, ठीक है। अब बात करें जब अब ये था मेरा जो मैंने एनालाइज़ किया था 2021 वाला पेपर था, जो इससे पहले आर वाला हुआ था, और 2024 में जो हमारा पेपर हुआ था फरवरी में, उन दोनों को मैंने एनालाइज़ किया। और उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, वो मैंने एक वीडियो में बताया था। ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स निकल कर आए थे, ठीक है। तो अगर आप जीएस को करना चाहते हो तो जीएस को मैं ये कहूँगा कि आप जीएस को टॉपिक वाइज कवर कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज कवर कीजिए, आप एनालाइज़ कीजिए। जैसे मैंने एनालाइज़ किया था, मैंने क्या किया था, यूपी पीसीएस के पिछले 5-6 साल के प्रीलिम्स पेपर मैंने उठा लिए थे, ठीक है। और जीएस का लेवल मोर और लेस सेम ही होता है हमारा यूपी पीसीएस में भी और आरओ में भी, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे सेम होते हैं। और जैसे मैंने यहाँ पे सारे जो 5 साल के पेपर थे उसमें से मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालना ही स्टार्ट किया। मैंने पहले भी एक वीडियो में सारे हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे मैंने शेयर किए हुए थे। तो मैंने यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालना स्टार्ट किया, तो मुझे पता चला कि बुक्स जो होती है हमारी एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न की जो बुक्स होती है हमारी, वो बुक्स हमेशा वहाँ से एक ना एक तो क्वेश्चन हमेशा फंसता है, ठीक है। इस बार भी आरओ में आया था। फिर वॉइसरॉय जनरल से हमारे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर फ्रीडम स्ट्रगल से हमारे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल से। गांधीयन फेज से हमारे आते हैं, मुगल से हमारे आते हैं,
फिर जैसे ही आप ज्योग्राफी में पाओगे, ज्योग्राफी में आप एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा मिनरल एंड रिसोर्सेज से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर मैपिंग से हमारा अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं, माउंटेन रेंज से हमारे क्वेश्चन आते हैं, फिर ड्रेनेज सिस्टम से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको मैं शेयर भी कर दूंगा MS एक्सेल सीट को। अदरवाइज़ मैंने पहले भी मतलब एक बार वीडियो में सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने लास्ट ईयर आई थिंक शेयर कर दिए थे, ठीक है। तो GS तो आप ऐसे करोगे, ठीक है। या फिर एक दूसरा भी फॉर्मूला है, जैसे आपको हिस्ट्री कवर करना है, फॉर एग्जांपल मॉडर्न हिस्ट्री मैंने पढ़ा है, तो मैं मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगा। जैसे मैं पहले एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, है ना, यूरोपियंस का आगमन जो है, उसके बाद मैं जाऊँगा, उसके बाद मैं जितनी भी बैटल्स हमारी स्टार्ट हुई है, स्टार्टिंग में सारी बैटल्स एक टॉपिक बना लूँ हम, इंपॉर्टेंट बैटल्स हमारी हो गई। फिर उसके बाद जो पीजेंट मूवमेंट्स हमारे हुए हैं, फिर हमारा उसके बाद जो हमारा 1857 का रिवोल्ट हो गया है, फिर 1857 के जगह का जो रिवोल्ट हुआ है उसके बाद हमारा ब्रिटिश इरा स्टार्ट होता है। देन उसके बाद हमारा कांग्रेस वाले जो जितने भी सेशन है उसको अलग से पढ़ लूँगा मैं, गांधीयन फेज़ को अलग से पढ़ लूँगा मैं, ठीक है। तो मैंने इस ऐसे करके पूरे जो हिस्ट्री को है वो सब टॉपिक्स में डिवाइड कर करके मैं पढ़ूँगा, है ना। और फिर खुद को एक रिकॉल करने की कोशिश करूँगा कि 1857 का रिवोल्ट था, वो वाला टॉपिक मैं अच्छे से रिवाइज़ करूँगा और उसको खुद रिकॉल करने की कोशिश करूँगा अपने माइंड में कि पहले वो हुआ, वहाँ पे बैटल हुआ, वहाँ से उन लोगों ने बैटल लड़ा, उन लोगों के बीच में बैटल हुआ। तो ऐसे अगर आप करते हैं ना तो हिस्ट्री के ज़्यादा क्वेश्चन सोल्वेबल होते हैं, क्योंकि वो क्रोनोलॉजी में पूछे जाते हैं, जैसा पैटर्न अभी चेंज हुआ है देखने को मिला है, ठीक है। तो ऐसा तो आप GS आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। हर सब्जेक्ट के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी होती है, अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाइए, है ना। और अभी जो 2 महीने बचे हैं खासकर बिगिनर्स के लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट हो गए हमारे लिए, क्योंकि हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको ज़्यादा वेटेज होती है, तो उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाए, उनको ज़्यादा टाइम दिया जाए। उसके बाद हमारा होता है मिसलिनियस टॉपिक। मिसलिनियस टॉपिक तो देखो आपको करके ही जाने चाहिए, क्योंकि वहाँ से आपका 50% तो जो आपके क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं वो मिसलिनियस से ही होंगे। आप जो RO को पेपर उठा कर देखेंगे ना, आपको पता लगेगा कि इतने GS के क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएंगे, इतने मतलब GS के क्वेश्चन आपको देखने में टफ लगेंगे, लेकिन आपको लगेगा पूरा पेपर ही मिसलिनियस टॉपिक से बनाया हुआ है। एग्रीकल्चर डेटा, एग्रीकल्चर के इतने सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, फिर करंट अफेयर के हमारे हो गए, तो फिर इंस्टीट्यूट हो गए हमारे जो इंपॉर्टेंट होते हैं, UPG हो गया, पूरा पेपर ऐसे ही बनाया हुआ है। फिर रीजनिंग के आपको बीच बीच में क्वेश्चन मिलेंगे, तो पूरा पेपर आपको लगेगा कि मिसलिनियस सा ही लग रहा है आपको, ठीक है। तो अगर मैं मिसलिनियस टॉपिक्स की बात करूँ तो मिसलिनियस में हमारे होते हैं जैसे बजट और बजट हमारा यूपी का, और सेंट्रल बजट और इकोनॉमिक सर्वे हमारा हो गया। फिर फॉरेस्ट रिपोर्ट हमारी हो गई सेंट्रल और यूपी की। फिर हमारा सेंसस हो गया यूपी का और जो हमारा सेंट्रल का। फिर एक हमारा होता है SRS बुलेटिन और फैमिली हेल्थ सर्वे हमारा होता है। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गई हमारी, बॉडीज़ हो गई, और इंडियन इंस्टीट्यूट्स हमारे हो गए। एग्रीकल्चर डेटा, मिनरल डेटा यूपी का और सेंट्रल का और पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। और फिर हम ये तो हो गए हमारे मिसलिनियस टॉपिक, ठीक है। इसके बाद होता है हमारा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में मैंने जो वीडियो बनाया था 5 हमारी इंपॉर्टेंट थीम्स होती हैं हमारी। डिफेंस हमारे होते हैं, अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट समिट, इंडेक्स रैंकिंग और स्कीम्स। उसके अलावा करंट अफेयर्स में कुछ कुछ रैंकिंग और हमारी रिपोर्ट्स रिलीज़ होती है, वो जो पिछले एक साल की जो रिपोर्ट होती है, जो लेटेस्ट होती है, वही कवर करना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूबर्स वगैरह जो पिछले मतलब इन्होंने रिपोर्ट को एक अलग से टॉपिक बना दिया है, लेकिन रिपोर्ट एक अलग से टॉपिक नहीं होता है। पिछले 1-2 साल में जो भी हमारी लेटेस्ट रिपोर्ट जो भी रिलीज़ हुई है, जो इंडेक्स डेटा रिलीज़ हुआ है, वो ही हमारा इंपॉर्टेंट होता है पेपर के हिसाब से। अगर टाइगर सेंसस हमारा 2022 या 21 में रिलीज़ हुआ है तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप फिर भी उस अपने सेफ जोन के लिए आप पढ़ सकते हैं। जैसे नीति आयोग की अलग अलग रिपोर्ट्स होती है हमारी। फिर एक हमारा स्वच्छता सर्वेक्षण होता है। फिर एक हमारा यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग होती है। फिर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट होती है हमारी, ठीक है। और ये कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इनको रिलीज़ करता है ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसे एक क्वेश्चन देखने को भी मिला था UPPCS में, ठीक है। तो ये तो हमारे हो गए ऐसे मिसलिनियस टॉपिक। और GS के मैंने बता दिया था, GS के आप कैसे कवर कर सकते हैं। GS का मैं अगर एक बार बताऊं भी तो GS का देखो, जैसे मैंने क्या किया था, एक बार मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको मैंने लिस्ट कर लिया था। चाहे तो आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हिस्ट्री में अगर मैं बात करूँ तो मैं बुक्स एंड ऑथर्स को अच्छे से कवर कर लूँगा, क्योंकि वहाँ से बार बार टॉपिक आ रहे हैं। एक ना एक बुक आ रही है मॉडर्न हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री से, है ना, उनको मैं किसी ट्रिक्स के थ्रू याद कर लूँगा। कई बार हिस्टोरिकल कीवर्ड्स भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
इंडस वैली सिविलाइजेशन से एक ना एक क्वेश्चन वो लोग पूछ लेते हैं। मुगल पीरियड हो गया, 1857 का रिवोल्ट हमारा हो गया। वाइसरॉय जनरल से आपको देखने को मिलेगा उनके क्या एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ थी, क्या क्या उन्होंने काम किए थे, है ना। उसके बाद हमारा सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट्स हमारे हो गए। फिर इंपॉर्टेंट बैटल्स हमारी हो गई विद क्रोनोलॉजी, ठीक है। इंपॉर्टेंट बैटल्स की आप एक लिस्ट बना लीजिए, फ्रॉम एंशियंट मिडाइवल टू मॉडर्न बैटल, ठीक है। उससे आपको क्रोनोलॉजी पूरा याद रहेगा। फिर यहाँ पे डायनेस्टीज़ भी आ जाती हैं, जो डायनेस्टीज़ को अभी आप एक बार पढ़ सकते हैं कि किसके बाद क्या आया, किसके बाद क्या आया। वो आपको PYQ देख के पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर ज्योग्राफी हमारा हो गया, ज्योग्राफी में ड्रेनेज सिस्टम, मिनरल एंड रिसोर्सेज, मैपिंग इंडिया का वर्ल्ड और ट्राइब्स हमारा हो गया। क्लाइमेटोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने सारे जो अलग अलग सब्जेक्ट के थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने कर लिए कि जो आने वाले 1-2 महीने में है इन सारे टॉपिक्स को मैं अच्छे से कवर करके जाऊँगा। देखो मैं पढ़ूंगा, पढ़ के तो मैं सारा ही GS जाऊँगा, लेकिन इन टॉपिक्स में मेरा मेन फोकस रहेगा और मिसलिनियस जो टॉपिक है उन पे मेरा मेन फोकस रहेगा। और इस टाइम पे क्या है कि मार्केट में बहुत सारे लोग कुछ भी मतलब पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, आपको लास्ट टाइम तक वो पढ़ाने में ही उलझाए रखेंगे बजाय कि आपको चीज़ें याद करने में, ठीक है। मैं सच बता रहा हूँ, आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आप चीज़ों को भूल जाएंगे। तो बेटर यही है कि अभी से चीज़ों को लर्न करना स्टार्ट कीजिए, रिकॉल करना स्टार्ट कीजिए, और ट्रिक वगैरह के थ्रू कोई चीज़ नहीं याद हो रही है तो उसको दिमाग में डालिए, तभी आप वहाँ पे चीज़ों को टिक कर पाएंगे। क्योंकि नहीं तो आप 4 ऑप्शन में से आप 2 में कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, फिर आपको रिस्क लेना पड़ेगा और फिर क्वेश्चन गलत होते हैं। जैसे पॉलिटी में आर्टिकल्स, पार्लियामेंट, कमेटी, पंचायत, अमेंडमेंट। फिर इकोनॉमी में पावर्टी एंड पॉपुलेशन हमारा इंपॉर्टेंट हो गया। स्कीम्स हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ग्लोबल रैंकिंग्स हमारी होती हैं। इंपॉर्टेंट कमेटी हमारी इकोनॉमी की होती है। फिर वो इन्वायरमेंट में ये 4 टॉपिक्स हमारे इंपॉर्टेंट है। फिर मिसलिनियस वाले टॉपिक हमारे हो गए, है ना। तो ऐसे करके ये चाहे तो आप यहाँ इस वीडियो से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। तो मैंने अपने लिए एक अलग से पूरा सिलेबस बना लिया PYQs को देखते हुए। पूरा मैं आने वाले 2 महीने में मेरी यही स्ट्रेटेजी रहेगी कि मैं इसको फॉलो करूं, ठीक है, बजाय कि मैं दुनिया भर की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करूं। और अभी क्या है कि टेस्ट सीरीज़ मार्केट में अलग अलग टेस्ट सीरीज़ लॉन्च हो रही हैं, और वो लोग मतलब बिना लेवल देखे UP PCS का और UP PCS RO का, वो बिना कुछ लेवल देखे वो क्या करते हैं, UPSC को जैसे क्वेश्चन को इन्वॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। UP PCS में आपने पेपर देखा होगा, पेपर का लेवल टफ नहीं था, पेपर में जो करंट अफेयर्स थे उनका लेवल टफ था। GS के क्वेश्चन का लेवल वही था, वही वो लोग उसी पैटर्न पे पंचायत से क्वेश्चन पूछ लिए, आर्टिकल में मैच करने के लिए दे दिए, कमेटी वगैरह पूछ लिया उन्होंने, थोड़े बहुत हिस्ट्री के क्रोनोलॉजी बेसिस पे उन्होंने क्वेश्चन डाल दिए। जितने भी करंट अफेयर आप देखोगे ना, मेरा जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने एनालाइज़ किया था, करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन थे उन्होंने डेट वाइज पूछे थे, उसी ने पेपर को टफ बनाया था, और उसी से लोगों को लग रहा था कि पेपर इतना टफ है ना। अदरवाइज़ पेपर का लेवल इतना भी मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं था कि आप उसमें UPSC जैसे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, है ना। और हमारे पास देखो PYQs हैं, हम PYQ को तैयार करके जा सकते हैं। अभी तक जैसा पैटर्न रहा है उसी पैटर्न को पढ़ कर जा सकते हैं। हम पहले से ही मतलब डिसाइड नहीं कर सकते फ्यूचर में ये चेंजेस आने वाले हैं, ये चेंज हो सकते हैं, है ना। क्योंकि तैयारी को अगर आप अलग दिशा दोगे ना तो आप अलग भटक जाओगे। जहाँ पे लास्ट के 2 महीने हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं चीज़ों को याद करने के, चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉल करने के, ताकि हम पेपर में हमारा सही इनपुट दे पाएँ और चीज़ों को पेपर में उतार पाए दिमाग से, है ना। और यहाँ पे आप ऐसे मतलब चीज़ों को बहुत ही एग्जॉस्टिव वे में नहीं कर सकते हैं लास्ट के 2 महीने में कवर, खासकर अगर आप बिगनर हैं, है ना। बिगनर को बहुत ज़्यादा मतलब मैंने देखा है बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया जाता है अलग अलग टेस्ट सीरीज़ वगैरह के थ्रू, और कुछ भी मतलब यूट्यूब वगैरह पे कुछ भी लोग पढ़ाते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल मानना यही है कि आप PYQs उठाइए। अगर इस वीडियो से जो भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है उसके हिसाब से आप PYQs उठाइए, और PYQs को देखिए कि कहाँ पे एक्चुअल में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर सब्जेक्ट से, है ना। तो बस ये था इस वीडियो में। और RO में कुछ भी मतलब जो मुझे थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगेगा तो मैं आने वाले टाइम में जो भी ट्रिक्स वगैरह जो मैंने बनाई है वो मैं शेयर कर दूंगा, है ना। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा कि मिसगाइड होने से बढ़िया है खुद की चीज़ों को उठाइए, खुद पेपर उठाइए, PYQs उठाइए, एनालाइज कीजिए। और वही जो वेटेज आप देखिए मिसलिनियस का ज़्यादा स्कोरिंग होता है, GS का इतना नहीं होता है उसके कंपैरिजन में। और दूसरी चीज़ है हिंदी बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होती है, ठीक है। अगर आप 80 क्वेश्चन 70 to 80 क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं तो हिंदी में आप 40 से 50 क्वेश्चन ईजिली आप स्कोर कर सकते हैं कम टाइम में पढ़कर। और डेली मतलब अगर आप ऐसे डिवाइड कर लीजिए, अगर आप डेली सपोज़ 8 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर आपने 8 घंटे पढ़ा,
अगर आपने 5 घंटे जीएस को दिया, जीएस में आपने तीन तीन घंटे आपने जीएस को और 2 घंटे आपने मिसलिनियस टॉपिक्स पढ़ा, देन 3 घंटे आप हिंदी को दीजिए, ठीक है। ये आप पूरा पैटर्न डिवाइड कर लीजिए। जितनी भी याद की करने वाली चीज़ें हैं, सुबह सुबह उठिए 5-4 बजे और उनको रट्टा मारना स्टार्ट कीजिए किसी भी ट्रिक वगैरह को थ्रू, जिससे आप भूले ना, ठीक है। इस ट्रिक वगैरह इसलिए ज़्यादा चीज़ें मतलब हेल्पफुल होती हैं कि लास्ट टाइम तक आप भूल नहीं पाते हैं उनको। अदरवाइज़ जो मैं सच में बता रहा हूँ, जैसे एग्ज़ाम सेंटर अभी बहुत दूर दूर गया था, यूपी पीसीएस ने क्या किया था, बहुत दूर दूर एग्ज़ाम सेंटर दे दिया था। तो इतनी हेजिटेशन होती है, इतनी टेंशन डेवलप होने लगती है पेपर से 1-2 दिन पहले, और ट्रैवलिंग का टाइम, इस उसमें सारी चीज़ें आपने जो भी पढ़ी है ना, आप भूलने लगते हैं। तो अगर आपने अभी से चीज़ें आप याद करते चलोगे, वही आपको लास्ट टाइम तक याद रहेगी, ठीक है। तो बस यही था जो मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने शेयर कर दिया है। बाकी आप अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगे वो कर लीजिएगा।